तो मैं आपको बता रही थी प्रमेह की चिकित्सा के बारे में, वातज प्रमेह की चिकित्सा के बारे में कि वायु के लिए अपन को चिकित्सा कैसी करनी पड़ेगी, संतर्पण कारक। क्योंकि अगर अपन लंघन या अपतर्पण देते हैं तो वायु का क्या होता है, प्रकोप होता है, और संतर्पण से वायु का शमन होता है। और उधर प्रमेह का जो दूष्य है वो है मेद। और अगर अपन ने संतर्पण चिकित्सा वायु के शमन के लिए दी तो वो क्या करेगी, मेद को बढ़ाने वाली होगी। तो यानी कि चिकित्सा ही कैसी हो गई, विरुद्ध हो गई। यानी कि एक जो चिकित्सा हम वायु के शमन के लिए दे रहे हैं उससे मेद की वृद्धि हो रही है, या फिर हम मेद के शमन के लिए जो चिकित्सा देंगे, अब मेद के शमन के लिए अपन को अपतर्पण देना पड़ेगा, और वो अपतर्पण क्या करेगा, वायु की वृद्धि करेगा। इसीलिए जो ये होता है वो असाध्य होता है। इसलिए चिकित्सक जो कहते हैं, जो आचार्यों ने बोला है कि मधुमेह की हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये असाध्य होता है, हम इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर हम वायु की चिकित्सा कर रहे हैं तो हम मेद को बढ़ा देंगे, हम मेद की चिकित्सा कर रहे हैं तो वायु को बढ़ा देंगे। ऐसे ये रोग कभी ठीक नहीं हो पाएगा, चिकित्सा साध्य नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, असाध्य बोल दिया। सभी प्रकार के प्रमेयों की प्रारंभिक अवस्था में अगर चिकित्सा हमने नहीं की, ध्यान ही नहीं दिया कि इसको प्रमेय रोग हो गया है और उसकी चिकित्सा नहीं की, या पेशेंट को ही खुद ध्यान नहीं है कि मुझे डायबिटीज हो गई है, मुझे प्रमेय हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो सभी प्रकार। अब मधुमेह क्या है, मधुमेह जैसे अभी बोला मैंने, कफज प्रमेय साध्य, पित्तज याप्य, मधुमेह असाध्य। तो स्टार्टिंग में उसको कफज प्रमेय हुआ, फिर उसको धीरे धीरे वो पित्त और अगर वातज प्रमेय हो गया, लास्ट में जाके वायु प्रकोपित हुई, तो क्या है, अगर उसको मधुमेह हो गया। और मधुमेह में मैंने आपको अभी बताया कि जो शरीर का जो ओज है वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लग जाएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर स्टार्टिंग में इसकी चिकित्सा नहीं की तो वातज प्रमेय हो जाएगा, अल्टीमेटली मधुमेह हो जाएगा, मधुमेह होने से ओज बाहर निकलेगा और ये रोग असाध्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो रोग है वो है राजक्षमा। राजक्षमा कई बार बता चुकी, ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि नाम से ही असाध्य है ये तो अगर राजक्षमा का जो रोग ही है उसको क्या क्या सिम्टम आए। अब अन्न में अगर द्वेष है वो आप सभी में लिख सकते हो कि कोई भी, अब जैसे आपने देखा है वृद्धावस्था में जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उनका जो मृत्यु का टाइम अगर आने वाला ही होता है तो कुछ दिन पहले से वो क्या है, खाना पीना छोड़ देते हैं, अरिष्ट के लक्षण आने लग जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं। अब खाना पीना अगर व्यक्ति नहीं खाएगा, लंबे टाइम तक खाना पीना उस छोड़ देगा, तो क्या है, शरीर के लिए तो पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो जो पहले से स्टोर है उसका यूज होने लगेगा। अब कभी टाइम पे तो जो स्टोर किया हुआ है वो खत्म हो गई, और जब खत्म हो गया, जब बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जब सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल डेथ होने लगेगी, और जब सेल डेथ होने लगेगी तो ब्रेन डेड, और सारी जो प्रोसेस हैं वो अल्टीमेटली रुक जाएंगी। अब राजक्षमा में भी क्या बोल दिया, जिसके नेत्र सफेद हो गए हो, या फिर हम ये मान लें इससे कि जिसमें रक्त का अत्यंत मात्रा में क्षय हो गया हो। क्योंकि जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसके अंदर दो चीजें देखते हैं, एक तो शोणित का वमन, एक शोणित का निष्ठीवन। शोणित का स्ठीवन और शोणित का वमन, कि जो भी वो थूकता है तब उसके क्या है, ब्लड निकलता है, या फिर कई बार सीवियर हो जाता है तो उसको वॉमिटिंग होती है, ब्लड की ब्लड वॉमिटिंग होती है। तो इससे ये कहना चाह रहा है कि क्या है, कहीं ना कहीं उसके क्या हो गया हो, रक्त का क्षय हो गया हो। तो जिसके नेत्र सफेद हो गए हो, जिसको अन्न से द्वेष हो गया हो, जो ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो, श्वास रोग हो गया हो, जिसको श्वास का ही एक भेद होता है, श्वास के 5 भेद होते हैं, श्वास के 5 भेद में ऊर्ध्व श्वास एक भेद आता है जो कि क्या होता है, असाध्य होता है, जो कि क्या होता है, मारक होता है, मृत्युदायक होता है। ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो अगर जो राजक्षमा के साथ साथ उसको श्वास रोग भी हो गया हो, श्वास रोग में भी कौन सा, ऊर्ध्व श्वास रोग। जो व्यक्ति अत्यंत कृच्छता से मूत्र का त्याग करता हो, अब उसको क्या है, क्योंकि मूत्र का निर्माण ही नहीं हो रहा, कुछ भी निर्माण नहीं हो रहा। एक चीज और आपने सुनी होगी कि मल पर जीवित रहता है, तो वो तो छोड़ो, अभी इसमें अलग पॉइंट है वो तो। लेकिन जिसमें मूत्र का त्याग, क्योंकि अवरोध हो रखा है, मूत्र कृक्ष अगर हो रखा है यानी कि सारे स्रोत अवरोध हो रखे हैं, यूरिन जाने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो क्या होगा, वो राजक्षमा जो है उस व्यक्ति को मार डालता है। तो आचार्य चरक ने राजक्षमा को महागत कहा है, क्योंकि यह जीवन को समाप्त करने वाला है। यानी कि एक ना एक दिन टीबी वाले पेशेंट की मृत्यु होनी है, अतः हमें असाध्य की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अगर राजक्षमा के रोगी को ये लक्षण आ गए हों तो
जब भी वो अपने पास दिखाने आए तो हमें उसे रेफर ही करना है, उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, ऐसा आचार्य बोलते हैं। तो उसकी हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये रोग असाध्य है, यह तो ठीक होंगे नहीं। तो जो भी 8 रोग बताए हैं, 8 रोगों में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो भी रोगी आ रहा है अगर वो इन रोग से ग्रसित है और उनके साथ साथ इनमें ये लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि असाध्य, इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। क्योंकि अगर असाध्य की चिकित्सा करते हैं तो वो क्या करता है, यश की हानि करने वाला होता है। तो ये आपका चैप्टर है अष्ट महागत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है अष्ट निंदित व्याधि। अष्ट निंदित व्याधि में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद शाम की क्लास में पढ़ेंगे। तो अष्ट निंदित व्याधि यानी कि 8 ऐसी व्याधियां जो निंदनीय हैं। निंदनीय, अब निंदित वो किसी भी प्रकार से हो सकती हैं, चाहे वो चिकित्सा में हो, चाहे वो देखने में हो। अब देखना अष्ट निंदनीय में कौन कौन सी व्याधियां आएंगी या कौन कौन से व्यक्ति को हम अष्ट निंदित पुरुष कहेंगे। तो देखना, निंदनीय पुरुष अर्थात, अब निंदनीय यानी कि जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति का हाइट जितनी होनी चाहिए, जो उसका वेट जितना होना चाहिए, जैसी उसकी बॉडी की बनावट या बॉडी का जैसा कलर होना चाहिए, स्किन का कलर, उस जो नॉर्मल का होता है उससे अगर ज्यादा हो या उससे और डार्क ऐसा कुछ देखने को मिले तो वो क्या है, निंदनीय, यानी कि देखने में वो अजीब लगेगा। जैसे एक बहुत ज्यादा कृष्ण हो व्यक्ति या बहुत ज्यादा गोरा हो व्यक्ति, तो देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, थोड़े जो नॉर्मल हैं उनसे डिफर लगते हैं। तो इस आधार पर आचार्यों ने 8 प्रकार की व्याधियां बताई हैं या 8 प्रकार के व्यक्ति बताए। तो निंदनीय पुरुष अर्थात शरीर की बनावट के अनुसार निंदनीय पुरुषों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। जो उनकी बनावट होगी उस आधार पर, शरीर की बनावट या फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर 8 प्रकार के पुरुष बताए हैं। अर्थात निंदित व्याधि का तात्पर्य क्या है, कुत्सित या कुरूपित दिखना। एक तो रूप रंग उसका सही है, नॉर्मल हाइट है, एक बहुत ज्यादा लंबा व्यक्ति है देखने में एकदम अजीब लगता है, या बहुत ज्यादा छोटा है, हाइट बहुत ज्यादा कम है, वो भी देखने में अजीब लगता है। तो जो कुरूपित दिखाई दे, जो थोड़ा अजीब सा दिखाई दे, हाँ, अब आचार्य ने क्या बोला है, अब हम जो है वो तो ऐसे देखने के हिसाब से समझते हैं, लेकिन आचार्य चरक ने क्या है, आचार्य ने रूप को प्रायोरिटी ना देखे, प्रायोरिटी किसको दी है, चिकित्सा को दी है। यहाँ पे देखने में तो अजीब लगेंगे नो डाउट, लेकिन आचार्य ने प्रायोरिटी किसको दी है, चिकित्सा को दी है। अर्थात निंदित व्याधि का तात्पर्य कुत्सित या कुरूपित दिखना नहीं है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, वो ये नहीं कह रहे कि ये कुरूपित दिखेगा तो हम इसलिए अष्ट निंदित व्याधि का वर्णन कर रहे हैं, नहीं, वो निंदित व्याधियों का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि ये चिकित्सा की दृष्टि से कैसे होते हैं, असाध्य। यानी कि असाध्य में, असाध्य के भी मैं आपको 2 भेद बता देती हूँ। असाध्य का ही एक भेद तो होता है याप्य और एक होता है प्रत्याख्य। ठीक है, याप्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक उसकी आयु है, अगर तब तक वो औषध लेता रहेगा तब तक उसको रोग नहीं होगा, और जब उसने औषध लेना बंद कर दिया उसको वापस से रोग हो जाएगा, वो तो होता है याप्य। यानी कि औषध उसके रोग को कम तो कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती, उसके लक्षणों को कम कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती। जैसे बुखार की हम दवाई लेते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बुखार सही हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज है, उसका तब तक आप इंसुलिन लेते रहोगे तब तक तो वो ठीक है, जब भी इंसुलिन लेना बंद किया और ज्यादा उसके सिम्टम बढ़ जाएंगे। तो यानी कि जो औषध है वो उस रोगी को जीवन जीने में मदद कर रही है, लक्षण व्याधि को खत्म नहीं कर रही, लक्षणों को कम कर रही है। वो व्याधियां होती हैं याप्य, और एक असाध्य का ही भेद होता है, याप्य और प्रत्याख्य। प्रत्याख्य यानी कि जिसको औषध भी कुछ नहीं कर सकती, औषध भी जिसके लक्षण खत्म नहीं कर सकती, वो होती है प्रत्याख्य। तो हम जो भी बोलते हैं कि चिकित्सक को इसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए, वो याप्य व्याधियों के लिए नहीं बोलते, वो प्रत्याख्य व्याधियों के लिए बोलते हैं। यानी कि जिसमें तो प्रत्याख्य नहीं कर देना चाहिए, चिकित्सक को मना ही कर देना चाहिए कि इस रोगी की चिकित्सा मैं नहीं करूंगा। अब तो यहाँ पे जो स्थौल्य है, कृशता है, वो ऐसे थोड़ी है कि जो मोटा है व्यक्ति है वो मर ही जाएगा, नहीं, यहाँ पे याप्य बताया है कि जो मोटा है उसका पतला होना बहुत ज्यादा, जो मोटा है उसका पतला होना बहुत मुश्किल है, याप्य है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसको पतला होने में। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे इनको असाध्य बोला गया है, आप इसका और कुछ मतलब ना निकालें। तो अष्ट निंदित व्याधियों में कौन कौन सी 8 व्याधियां आएंगी, अति दीर्घ, बहुत ज्यादा हाइट है उसकी, जाइजेंटिज्म,
अति ह्रस्व बहुत ज्यादा छोटा है, ड्वार्फिज्म है। अति लोमा शरीर पर बाल बहुत ज्यादा हैं, एक्सेस हेयर ऑन बॉडी, बहुत ज्यादा बाल हैं, या फिर बाल बिल्कुल भी नहीं है। अलोमा बिल्कुल भी बाल नहीं है, जो भी छोटे छोटे जो अपने रोमकूप हैं हाथ पैरों के, उन पर बिल्कुल भी बाल नहीं होना। अति गोर बहुत ज्यादा गोरा होना, एल्बिनिज्म अपन ने पिछली क्लासों में बात की थी एल्बिनिज्म की। बहुत ज्यादा कृष्ण होना, बहुत ज्यादा काला हो, बहुत ज्यादा कृष्ण हो, वो भी क्या है, थोड़ा अजीब सा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो मेलानिन पिगमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो भी क्या है, चिकित्सा की दृष्टि से उनको भी ठीक करना, यानी कि ऐसे है कि जो जन्म से ही बहुत ज्यादा काला है उसको गोरा करना बहुत मुश्किल है। अति स्थूल और अति कृश। अब जो अष्टनिंदित व्याधियां हैं, इसका क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्ट महागध से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टनिंदित, ठीक है। केवल सेकंड ईयर में ही नहीं, थर्ड ईयर में आप जाओगे, हाइजीन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है, वहां रिपीट होता है। फाइनल में भी ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है, अगर आपका इस बार क्लियर हो गया तो आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे भी हमको इन 6 का वर्णन नहीं करना होता, क्योंकि ज्यादा इनकी डिटेल है ही नहीं अपने आयुर्वेद में। अति दीर्घ से लेके अति गौर तक इनका वर्णन नहीं करना। वर्णन केवल जैसे अष्ट निंदित व्याधियां आ जाएं तो आपको बताना है कि 8 निंदित व्याधि ये हैं, आपको नाम बता देने हैं। फिर उसके बाद स्थूल और कृश का वर्णन करना है डिटेल में। हम स्थूल और कृश की संप्राप्ति, लक्षण सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको पहले तो अष्ट निंदित के नाम पता होने चाहिए। अब उसके बाद देखना, अष्ट निंदित के अंतर्गत प्रथम 6 निंदित व्याधियों का नामता वर्णन, केवल नाम बता दिया है अपने आयुर्वेद में, डिटेल नहीं है इनकी। डिटेल केवल 2 की है, अति स्थूल की और अति कृश की। जबकि अंतिम 2 अति स्थूल व अति कृश व्याधियों के हेतु भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। हेतु भी पढ़ेंगे, उनके दोष पढ़ेंगे, उनकी चिकित्सा, ये सब पढ़ेंगे। अब देखो अति दीर्घ क्या है, अति दीर्घ यानी कि जाइजेंटिन, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब ग्रोथ हार्मोन ही क्या होता है, अपनी हाइट के लिए होता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हाई हो गया तो व्यक्ति क्या है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो ड्वार्फ रह जाएगा, ठीक है। इतना सही है इसके अंदर तो, कि ग्रोथ हार्मोन के ऊपर ही अपनी हाइट डिपेंड करती है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा तो अति दीर्घ, कम तो अति ह्रस्व। फिर उसके बाद है अति लोम, बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। अगर बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल हैं तो हाइपरट्राइकोसिस बोलेंगे। अब ये अति लोम और अलोम दोनों ही कैसे हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं। यह कॉन्जेनाइटल होती है, और कभी कभी ये कॉन्जेनाइटल ना होके किसी डिजीज के सिम्टम के रूप में भी देखने को मिलती है। सिम्टम या फिर किसी के साइड इफेक्ट की वजह से, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, और वो हाइपरटेंशन के लिए लगातार कोई ना कोई ऐसी ड्रग ले रहा है, कोई ना कोई ऐसी औषध ले रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट के स्वरूप भी ये उत्पन्न होता है। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अगर पीसीओडी का नाम सुना हो तो पीसीओडी में भी फीमेल को ये रोग होता है। यानी कि जब भी पीसीओडी होगा तो उस फीमेल के क्या है, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो वहां भी ये देखने को मिलता है लक्षण स्वरूप। तो अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहे हो तो उनके साइड इफेक्ट के स्वरूप भी ये व्याधि हो सकती है, या फिर ये किसी को कॉन्जेनाइटल जन्म से ही हो सकती है। अलोम, अलोम यानी कि बिल्कुल भी बाल ना होना, ये भी क्या होगी, कॉन्जेनाइटल होगी। अति कृष्ण, अति कृष्ण यानी कि मिलेनियल पिगमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो व्यक्ति कैसा होगा, अति कृष्ण होगा। और मिलेनियल पिगमेंट एब्सेंट है या बहुत कम मात्रा में है तो भी व्यक्ति कैसा होगा, अति गौर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म। तो ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पढ़ चुके हैं ये। इसमें आंशिक रूप से या पूर्णतः मिलेनियल पिगमेंट एब्सेंट रहता है। इस प्रकार के पेशेंट, जो अति गौर या एल्बिनिज्म वाले पेशेंट है, वो थोड़ी सी भी सनलाइट में नहीं जा सकते। थोड़ा से भी सनलाइट में जाते हैं तो उनके बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो सूर्य के प्रति ये संवेदना होती है, फोटोफोबिया होता है, ये सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं जाते। थोड़े से ही इनके क्या है, चीक्स हैं वो बहुत ज्यादा रेड रेड हो जाते हैं, क्योंकि स्किन बर्न स्टार्ट हो जाता है इनके, सन बर्न जो बोलते हैं वो हो जाता है इनके। तो ये तो 6 व्याधियां हैं जिनका केवल आयुर्वेद में नाम ही नाम बताया गया है। ये तो मॉडर्न के सहारे हमने बता दिया कि अलोम को ट्राइकोसिस बोलेंगे, अतिलोम का हाइपर ट्राइकोसिस बोलेंगे, इसमें मेलेनिन पिगमेंट एब्सेंट रहेगा, ये तो हमने प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। ये तो हमने मॉडर्न की हेल्प से केवल बता दिया, उन्होंने तो केवल नाम लिख के छोड़ दी। डिटेल किसकी बताते हैं, अति स्थूल की और अति कृश की, जो कि हम बात करेंगे शाम की क्लास में।